दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास चरित्रहीन, जिसे लिखा है बंगला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों मैं इस उपन्यास के अब तक 11 कड़ियों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के माध्यम से सुन सकते हैं। अब आइए सुनते हैं उपन्यास चरित्रहीन के 12वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। शाम होने में अब देर नहीं थी। उपेंद्र और सतीश पाथरिया घाट में एक तंग गली के मोड़ पर जा खड़े हुए। उपेंद्र ने कहा, मैं समझता हूं अवश्य यही गली है। सतीश ने संदेह प्रकट किया, इस गली में वह रह नहीं सकता, यह कदापि नहीं है। टूटी दीवार पर वह जो टीन खड़ा हुआ है, संभव है कि इसी पर किसी दिन गली का नाम लिखा हुआ था, अब वह पढ़ा नहीं जाता। सतीश बोला, अच्छी तरह जाने बिना जाया नहीं जा सकता, यह गली पाताल प्रवेश की सुरंग हो सकती है। उपेंद्र हंसते हुए बोले, तो तू पहरेदार बनकर रह, मैं अंदर जाकर देख आता हूं। सतीश ने पहले बाधा देने की चेष्टा की, बाद में उपेंद्र के पीछे पीछे चलते बोला, उपेंद्र भैया, मेरी तरह डाकू आदमी भी इन सब जगहों में शाम के बाद आने का साहस नहीं करते। तुम्हारा साहस तो खूब है। उपेंद्र हंसकर बोले, बमबाजों का साहस भले आदमियों के साहस से अधिक होता है सतीश। दुष्कर्म कर सकने को ही साहस नहीं कहते। सतीश उस बात का प्रतिवाद न करके अत्यंत सावधानी से रास्ता देख देख कर चलने लगा। पैरों के नीचे की दुर्गंध कीचड़ से भरा खुला पनाला था। क्षीण दृष्टि वाले सतीश के उसमें गिर जाने की पूरी आशंका थी। एक जगह पर छोटी गली बहुत तंग और अंधेरी हो गई थी। सतीश ने पीछे से उपेंद्र के कुर्ते का खूंट खींचकर पकड़ लिया और कहा, उपेंद्र भैया, करते क्या हो? इसी रात को जान देना है क्या? उपेंद्र ने हंसकर कहा, इतनी देर में मुझे ठीक याद आ गया, और एक मकान के बाद ही 13 नंबर का मकान है। लगभग 8 साल पहले केवल एक दिन में यहाँ आया था, इसलिए पहले मैं पहचान न सका, अब पहचान गया, जरूर यही रास्ता है। सतीश ने विश्वास नहीं किया, कहा, रास्ता तो है जरूर, लेकिन तुम्हारे हमारे लिए नहीं। जिन लोगों के लिए विशेष रूप से इस पथ की सृष्टि है, उनमें से किसी के साथ शरीर छू गया तो इस रात को स्नान करके मरना पड़ेगा। इस वक्त चलो, लौट चले। उपेंद्र जवाब न देकर सतीश का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गए और कुछ दूर आगे जाकर एक मकान के सामने खड़े होकर बोले, तू सिगरेट पीता है, तेरी जेब में दिया सलाई होगी, एक बार जलाकर देख, यह कितने नंबर का मकान है। सतीश ने माचिस जलाकर अच्छी तरह मकान का नंबर जांच कर कहा, अच्छी तरह पढ़ा नहीं गया, किंतु चौखट के ऊपर खड़िया से 13 नंबर लिखा हुआ है। शायद तुम्हारी बात ही ठीक है, किंतु मैं पूछता हूँ, मकान 13 नंबर हो या 53, यहाँ तुमको जरूरत ही क्या हो सकती है? उपेंद्र उत्तर न देकर पुकारने लगे, हरेन भैया, ए हरेन भैया। ऊपर नीचे निकट दूरी पर सर्वत्र अंधेरा था, शब्द मात्र नहीं था। सतीश डर गया। उपेंद्र फिर पुकारने लगे। बहुत देर में ऊपर की खिड़की खुली और साथ ही स्त्री कंठ से आवाज आई, कौन है? उपेंद्र ने कहा, दरवाजा खोलने को कह दें, हरेन भैया कहाँ हैं? आती हूँ, जरा ठहरिए। पल भर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही क्षीण प्रकाश की रेखा रास्ते के ऊपर आ पड़ी। उपेंद्र दरवाजा ठेलकर चौखट पर खड़े होकर स्तंभित हो गए। वह स्त्री मिट्टी के तेल की डिबिया हाथ में लिए निकट ही खड़ी थी। माथे पर थोड़े से आंचल के बीच से जूड़े का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसका एक भी केश स्थान भ्रष्ट नहीं हुआ है। स्वच्छ सुंदर मुंह पर दीप का प्रकाश पड़ जाने से दोनों भौहों के बीच एक बिंदी जगमगा उठी और जरा सी झुकी हुई दोनों आंखों में से जो विद्युत प्रवाह बह चला, चारों ओर के निविड़ अंधकार में उसकी अपूर्व ज्योति ने क्षणकाल के लिए दोनों को ही भ्रांत कर दिया। सतीश ने स्पष्ट देख लिया कि होठों पर हंसी की रेखा बाधा पाकर बार बार आ लौट रही है। उसने उपेंद्र के शरीर को ठेल दिया। उपेंद्र चौंक पड़े, घबराहट के साथ बोल उठे, कहाँ हैं हरान भैया? उस स्त्री ने कहा, वह ऊपर ही है, पैदल चलने में असमर्थ है। माँ भी आज 7-8 दिनों से खाट पर पड़ी हुई है,
घर में केवल मैं ही ठीक हूँ। आप उपेंद्र बाबू ही तो हैं। हम लोगों को कल आपके आने की आशा थी, इसलिए तैयार न थी। रसोई घर में रहने पर इस तरफ की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। बहुत पुकारना चिल्लाना पड़ता है। ऊपर आइए, यहाँ बड़ी सर्दी है, कहकर रास्ता दिखाकर ऊपर जाने की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। 2-3 कदम ऊपर चढ़कर मुंह घुमाकर हाथ की बत्ती को नीचे करके वह बोली, सावधानी से चढ़िएगा, सीढ़ियों की ईंटें बहुत ही खिसक गई हैं। इनकी यह आशंका निर्मूल नहीं है। यह बात सीढ़ी देखने के साथ ही वे जान गए, इसलिए बड़ी सावधानी से दोनों चढ़ने लगे। 2 मंजिला पक्का मकान था। पहले ऊपर के हिस्से में 5-6 कमरे थे। उनमें से 2-3 गिर गए थे। एक अगली वर्षा में गिरने को तैयार था। बाकी तीनों में से सामने वाले कमरे में तीनों ने प्रवेश किया। प्रवेश करने के साथ ही समझ में आ गया कि अत्यंत अनाधिकार प्रवेश हो गया है। चूहे उस कमरे में फटे पुराने तोशक तकियों से रुई निकालकर कमरे में सर्वत्र बिखेर कर इच्छा अनुसार विचरण कर रहे थे। असमय में प्रकाश हो जाने और जन समागम से वे दौड़ धूप मचाकर चिल्लाहट के साथ छिपने लगे। कमरे में सर्वत्र टूटी हुई मेज कुर्सियां, काठ के पिठारे, टूटे हुए टीन, खाली शीशी बोतल और दूसरे कितने ही पुराने जमाने की गृह सामग्री के टूटे अंश बिखरे हुए थे। उनमें एक किनारे पर चौकी पड़ी हुई थी। फटी गद्दी, फटी पोशाक, फटे तकिए वगैरह जमा करके जबरदस्ती एक तरफ ठेल कर रख छोड़े गए थे। उसके ही एक हिस्से में एक चटाई बिछी हुई थी। यह कमरा मेहमानों के लिए था। उस स्त्री ने फर्श पर चिराग रखकर कहा, जरा प्रतीक्षा करें, मैं खबर देती हूँ। यह कहकर वह ज्यों ही कमरे से बाहर गई त्यों ही सतीश जूता पहने मेहमानों के उस आसन पर उछलकर खड़ा हो गया। उपेंद्र भय के साथ बोले, यह क्या किया? सतीश तड़प कर बोला, पहले प्राण रक्षा करूं, उसके बाद भद्रता की रक्षा होगी। देख नहीं रहे हैं? पैरों के पास उजाला देखकर कमरे के सब सांप बिच्छू दौड़े चले आ रहे हैं। सतीश ने जिस तरह भय दिखाया उसमें विचार तर्क का अवसर नहीं रहा। उपेंद्र भी उछलकर चढ़ गए। चौकी की उस तंग जगह में स्थानाभाव के कारण दोनों जब धक्कम धक्का कर रहे थे तभी वह स्त्री लौट आई और किवाड़ के सामने खड़ी होकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इनके डर जाने की बात वह समझ गई और बोली, यह है मेरे ससुर की डीह, आप लोग इस तरह अपमान कर रहे हैं। उपेंद्र सकचा कर तुरंत उतर पड़े और सतीश पर नाराज होकर बड़बड़ाने लगे, इसी ने भय दिखाया, ऐसे ही। सतीश उतरा नहीं, बिना दिखाकर बोला, भय क्या दिखाता हूँ उपेंद्र भैया, मेरी विद्या चाणक्य के श्लोकों से अधिक नहीं है। इतना जरूर सीख चुका हूँ कि आत्मरक्षा अति श्रेष्ठ धर्म है। उस स्त्री की ओर देखकर वह बोला, अच्छा आप ही बताइए तो, आत्मरक्षा के निमित्त थोड़ा सा निरापद स्थान खोज लेना क्या न्याय है? आपके ससुर के डीह का अपमान करने का हमारा साहस नहीं है, बल्कि यथेष्ट सम्मान के साथ ही आपके आश्रित प्रजापुंज की राह छोड़कर इतनी थोड़ी सी जगह में हम लोग खड़े हैं। तीनों हंस पड़े। इस परिहास ने दरिद्र लक्ष्मी को कुंठित नहीं किया, बल्कि इसके अंदर जो सरलता और संवेदना छिपी थी वह युवती अति सहज भाव से ही उसे समझ गई। इसका स्पष्ट प्रकाश उसके हास्योज्जल मुख पर देखकर उपेंद्र ने मन ही मन अत्यंत आराम अनुभव किया। उसके मुंह की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले, प्रजाजन आपके सामने कभी उसके ऊपर अत्याचार करने का साहस न करेंगे। अब वह आदमी नीचे उतर आ सकता है। जरूर, कहकर चिराग हाथ में उठाकर बधू सतीश की ओर देखकर मधुर हंसी हंसकर बोली, अब निर्भयता के साथ राज दर्शन के लिए चलिए। थोड़े से हास परिहास से अपरिचित होने की दूरी जैसे एकदम घट गई और तीनों प्रफुल्ल मुंह से कमरे से बाहर चले गए। राज दर्शन इच्छु उपेंद्र और सतीश हंसी से भरे चेहरे से एक कमरे में घुसते ही अवाक होकर खड़े हो गए। क्रुद्ध गुरुजी का अचानक ही थप्पड़ खाकर हास्य निरत शिशु छात्र का मनोभाव जिस तरह बदल जाता है, इन दोनों आदमियों के मुंह की हंसी भी उसी तरह एक क्षण में गायब हो गई और चेहरे पर स्याही फैल गई। लांछित भाव दूर होते ही उपेंद्र ने बिछौने के पास जाकर पुकारा, हरान भैया। हरान निर्जीव की भांति पड़े हुए थे। वह धीरे से बोले, आओ भाई आओ, अब मैं उठ बैठ नहीं सकता, तुमको मैंने कष्ट दिया। इतना कहकर वे हांफने लगे। उपेंद्र धप से बिछौने के एक तरफ बैठ गए। उनके दोनों नेत्र आंसू से भर गए
और समूची छाती से पसली तक को हिलाकर एक अदम्य वाष्णोच्छ्वास उनके कंठ की अंतिम सीमा तक व्याप्त हो गई। बात कहने का उन्होंने साहस नहीं किया। दांतों पर दांत दबा खड़े होकर बैठे रहे। उधर सतीश एक बड़े काठ के संदूक पर सूखे चेहरे से बैठ गया। सैकड़ों जगह से कटी फटी खटिया के सिराने एक मिट्टी का चिराग टिमटिमा रहा था। दूसरी कोई रोशनी नहीं है। इतना ही प्रकाश रक्त शून्य विवर्ण शीतल चेहरे पर लेकर हैरान का मितप्राय शरीर पड़ा हुआ था। सूर्य की रोशनी आकाश की वायु से हमेशा के लिए विच्छिन्न होकर इस गृह की अस्थि मज्जा में जो जीर्णता और अंधकार ललित और पुष्ट हो रहा है, वह इस कड़ाके की सर्दी में अत्यंत क्षीण प्रकाश में कुष्ठ रोगी की तरह समस्त दीवालों पर प्रकट हो रहा है। दिन रात बंद रहने वाले घर की दूषित अवरुद्ध वायु आत्महत्याकारी के मुंह से निकलने वाले जहरीले फेन की तरह निकलकर मानो गृहवासी की कंठ नीली प्रतिक्षण रुधती चली आ रही थी। दरवाजे पर मृत्यु दूत का पहरा पड़ रहा था। चारों तरफ देख देख कर सतीश बार बार सिहर उठा। उसे मालूम होने लगा कि यदि वह चिल्लाकर दौड़कर बिल्कुल रास्ते पर भाग न जाएगा तो जान न बचेगी। यहाँ किसी आदमी का जीवन बचेगा कैसे? निकट ही वह खड़ी थी। उसी तरफ एक बार देखते ही वह डर गया। कहाँ चला गया वह अतुलनीय रूप? कहाँ वह हंसी? उसकी दृष्टि के सामने मानो किसी एक प्रेतलोक की पिशाचिनी उठ आई। वह सोचने लगा, जिसके पति की ऐसी दशा है वह हंसती है कैसे? हंसी मजाक में भाग कैसे लेती है? जूड़ा क्यों बांधती है? बाल क्यों संवारती है? और बिंदी क्यों लगाती है? पल भर के लिए उसके सामने समस्त नारी जाति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। ऐसे ही समय में हारान ने पुकारा, किरण, उपेन आया है। यह बात माँ जानती है? बधू निकट आकर झुक पड़ी और धीरे से बोली, माँ सो रही है। डॉक्टर कह गए हैं सो जाने पर जगाया न जाए। हारान ने मुंह बनाकर कहा, चूल्हे में जाए वह डॉक्टर, तुम जाओ उनको बता दो। उपेंद्र पास ही बैठे सब सुन रहे थे। वह बोल उठे, आज रात को खबर देने की जरूरत नहीं है हारान भैया, कल सवेरे खबर देने से ही काम चल जाएगा। उपेंद्र समझ गए कि रोग के कष्ट भोगते रहने से हारान बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, इसलिए इस निरापार्धनी सेवापरायण बधू का कारण ही तिरस्कार होने से व्यथा अनुभव कर जरा सी सांत्वना इंगित करने के लिए एक बार उन्होंने मुंह की तरफ ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। किरणमयी के झुके हुए मुंह पर दीपक का प्रकाश नहीं पड़ रहा था। कुछ देर यूं ही रहकर दूसरे ही क्षण तेजी से वह बाहर चली गई। उपेंद्र उदास चित्त बैठे रहे और हारान पहले की तरह हाँफने लगे। निस्तब्ध कमरा सतीश के लिए और भी भीषण हो उठा। थोड़ी देर बाद हारान ने हाथ बढ़ाकर उपेंद्र को छूकर पास आने का इशारा करके अति क्षीण कंठ से पूछा, 7-8 वर्ष बाद मुलाकात हुई है, इस बीच क्या एक बार भी तुम्हारा यहाँ आना नहीं हुआ? इसी बीच उपेंद्र को अनेक बार इस तरफ आना पड़ा था, लेकिन उसको वह स्वीकार न कर सके। बोले, क्या बीमारी है हारान भैया? हारान ने कहा, ज्वर खांसी आदि। इस समय उस प्रसंग को उठाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। उधर संदूक पर बैठा उपेंद्र मन ही मन सिर हिलाने लगा। हारान ने फिर कहा, मुझे भी तुम्हारी बात याद नहीं पड़ी। ठीक समय पर याद पड़ने से शायद काम बनता। पल भर चुप रहकर खुद ही बोले, काम और क्या बनता, खैर छोड़ो इन सब बातों को। एक काम करो भाई, मेरा 2000 रुपये का जीवन बीमा है और यह टूटा फूटा मकान, तुम ठहरे वकील, एक लिखा पढ़ी कर दो, जिससे कि सभी चीज़ों पर तुम्हारा ही पूरा हाथ रहे। इसके बाद रह गए तुम और मेरी बुढ़िया माँ। उपेंद्र ने कहा, और तुम्हारी स्त्री? मेरी स्त्री किरण? हाँ, वह तो है ही। उसके माँ बाप कोई जीवित नहीं है, उसको भी तुम देखना। उपेंद्र निर्विमेष दृष्टि से इस मुमूर्षु की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगे। सतीश जेब से घड़ी निकाल कर उठ खड़ा हुआ और बोला, उपेंद्र भैया, रात के 10 बज गए, वहाँ वे लोग शायद घबरा रहे हैं। हारान ने ध्यान से देखते हुए कहा, यह कौन है उपेन? मेरे मित्र हैं, मेरे साथ कलकत्ता आए हैं। अब मैं जा रहा हूँ हारान भैया, कल फिर आऊँगा। नहीं, कल नहीं, एकदम कागज़ तैयार करके परसों आना। जो कुछ मेरे पास है और जो कुछ मुझे कहना है उसी दिन कह दूंगा। यहाँ कहाँ ठहरे हो? शहर में ही एक जगह अपने मित्र के घर ठहरा हुआ हूँ। जाने को तैयार होने पर हारान ने पुकारा, किरण। उपेंद्र ने तुरंत रोक कर कहा, हारान भैया,
सतीश की जेब में दिया सलाई है, आराम से उतर कर जा सकूंगा। वह शायद काम में लगी हुई हैं। उसके जवाब में हारान ने क्या कहा समझ में नहीं आया। सतीश ने जो ही किवाड़ खोला त्यों ही मालूम हुआ मानो कोई तेज कदमों से हट गया। वह डर कर पीछे खड़ा हो गया। उपेंद्र ने पूछा, क्या हुआ सतीश? कुछ नहीं, तुम आओ, कहकर वह उपेंद्र का हाथ पकड़कर बाहर आ खड़ा हुआ। कैसा निविड़ अंधकार था। एक तो कृष्ण पक्ष की रात और दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे मकानों ने अंधेरे को ढकेल कर आंगन में ला रखा है। इस टूटे मकान को अंधेरे ने घेर लिया है। दोनों ने टटोलते हुए सीढ़ियों के निकट आते ही देखा, नीचे चिराग लिए किरणमयी स्थिर होकर बैठी हुई है। उसके आने के साथ ही वह उठ खड़ी हुई, बोली, चिराग दिखा रही हूँ, सावधानी से उतर आइए, आप लोगों के लिए ही मैं बैठी हुई हूँ। इस अंधेरी ठंडी रात में, इस प्रचंड जाड़े में, सील से भरी भीगी धरती पर एकाकिनी बधू को अपनी प्रतीक्षा में बैठी देखकर और आसन्न वैधव्य की बात याद करके उपेंद्र के नेत्रों में जल भर आया। सदर दरवाजा तब भी बंद नहीं हुआ था। नीचे उतरते ही सतीश बिल्कुल ही गली में आकर खड़ा हुआ, लेकिन उपेंद्र पीछे से बाधा पाकर घूमकर खड़े हो गए। किरणमयी अपने सकरुण तीव्र दोनों नेत्र उनके मुंह पर रखकर एक विशेष रुख बनाए खड़ी थी। पल भर के लिए उपेंद्र हतबुद्धि की भांति स्थिर हो रहे। किरण ने पूछा, उपेन बाबू, आप हमारे कौन हैं? इस अद्भुत प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए उपेंद्र समझ न सके। उसने फिर समझाकर कहा, आप मेरे पति के कोई आत्मी हैं? इतने दिनों से मैं इस मकान में आई हूं, लेकिन किसी दिन आपका नाम उनसे सुना नहीं, माँ से भी नहीं सुना। केवल जिस दिन आपको पत्र लिखा गया उस दिन सुना, इसलिए पूछ रही हूं। बाहर से सतीश ने पुकारा, उपेन भैया आओ ना। उपेंद्र ने कहा, नहीं, आत्मी नहीं हूं, लेकिन विशिष्ट मित्र हूं। बाबूजी जब नोआखली में थे तब हारान भैया के पिता भी सरकारी स्कूल में मास्टरी करते थे, मुझे भी घर पर पढ़ाते थे। हारान भैया और मैं दोनों साथ साथ बहुत दिन पढ़ते रहे। किरणमयी ने हंसकर कहा, ओह, यह बात है, इसी के लिए लिखा पढ़ी करना। उपेन बाबू, आप सब कुछ अपने नाम लिख लेंगे ना? यह देखकर सतीश ने मुंह बढ़ा दिया। उसने झट ही जवाब दे दिया, ऐसी ही बात तो पक्की हुई है। हारान के कमरे से बाहर निकलते समय कौन तेजी से बाहर चली गई थी, इस बात को वह पहले ही समझ गया था। बधू ने उसकी तरफ घूमकर कहा, अच्छा तो आप भी हैं, अच्छी बात है। इतने दिनों तक इतने कष्ट उठाकर जैसे भी हो दो वक्त दो मुट्ठी अन्न जुट जाता था, अब राह में खड़ी रहने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा ही हो, आप लोग ही सब बंटवारा कर लें। उपेंद्र आश्चर्यचकित हो गए। सतीश ने उत्तर दिया, जिसकी चीज है यदि वहीं दे जाए तो किसी को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। किरणमयी के दोनों नेत्र आग की तरह जल उठे। बोले, मुझे है, मरने के समय मनुष्य की मति बिगड़ जाती है। मेरे पति को यही हुआ है, लेकिन आप लोग लिख कर लेने वाले होते कौन हैं? सतीश बोल उठा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन हारान बाबू में आज भी बुद्धि है, इस बात की सहमति मेरी आत्मा दे रही है। किरणमयी ने विद्रूप के स्वर में उत्तर दिया, बड़ा अच्छा सुझाव है, लोग बात बात में कहा करते हैं, जाने दीजिए लोगों की बात। उपेंद्र को लक्ष्य करके वह बोली, लेकिन यह बात मैं पूछती हूँ, मैं कैसे जानूंगी कि अंतिम समय में वह राह की भिखारी न बना देंगे? कैसे विश्वास करूंगी वह धोखा नहीं देंगे? इतना बड़ा आघात उपेंद्र को मानो असह्य मालूम हुआ। कुछ कहने भी जा रहे थे, लेकिन न कहकर अपने को संभाल लिया। सतीश ने कहा, भाभी, जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। किरणमयी भी उसी दम उत्तर न दे सकी। इस व्यंग्यात्मक आत्मीय संबोधन स्पर्धा से वह अवाक हो गई थी। पल भर देखती रहने पर केवल बोली, भाभी, आवश्यकता नहीं है। सतीश ने कहा, नहीं, अगर आप अपना अधिकार आप ही नष्ट न करती तो हारान बाबू को इस सतर्कता की आवश्यकता नहीं थी। इतनी रात को बेकार झगड़ा न कीजिए, जरा समझकर विचार कीजिए तो। तेज कार्बोली की गंध से जैसे सांप अपने उठाए हुए फन को पल भर में संभाल कर आघात के बदले में आत्मरक्षा के उपाय खोजने लगता है, यह निरुपमा, यह लीला कौशलमयी तेजस्वनी पल भर में उसी प्रकार से कुपित होकर बोली, मेरे विषय में कैसी बात उन्होंने कही है, सुनूं तो। उपेंद्र से अब चुप न रहा गया। इस गर्वता नारी का संदिग्ध तिरस्कार उनको उत्तप्त शूल की तरह विधते रहने पर भी
उनका उच्च शिक्षित भद्र अंतःकरण सतीश की इस जासूसी के विरुद्ध विद्रोह कर उठा। वह अनुचित उत्तेजना से कुछ गुप्त रहस्य खींच निकालने की चेष्टा कर रहा था। इसको वह समझ गए थे। सतीश को बाधा देकर उन्होंने किरणमयी से कहा, क्यों आप सतीश के पागलपन पर ध्यान देकर अपने आप को उद्विग्न कर रही हैं? पति के संपत्ति से वंचित करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। मैं तो समझता हूं आपको विशेष सुविधा होगी, यह समझकर ही हरान भैया ने लिखा पढ़ी की बात उठाई है, लेकिन आपकी राय के बिना तो वह किसी तरह भी न हो सकेगी। रात बहुत हो गई है, किवाड़ बंद कर दीजिए। चल सतीश, अब देर मत कर। सतीश को ठेलकर गली में खड़े होकर मुस्कुराकर वे बोले, कल परसों फिर भेंट होगी। अच्छा, नमस्कार। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 12वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास चरित्रहीन के 13वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। उस सुनसान गली से निकलकर दोनों एक किराए की गाड़ी पर चढ़ गए और खुली खिड़की के रास्ते में मंदीभूत जनस्रोत की ओर चुपचाप देखते रहे। बातें करने योग्य मन की अवस्था किसी की नहीं थी। उपेंद्र व्यथित चित्त से सोचने लगे, कल ही घर लौट जाऊंगा। भला हो बुरा हो, मुझे हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। केवल लौट जाने के पहले यही देखता जाऊंगा कि हरान भैया की चिकित्सा हो रही है। उसके बाद और कुछ भी नहीं। 8 साल जो आदमी मन के बाहर पड़ा हुआ था, वह बाहर ही पड़ा रहेगा। यह सोचकर शरीर पर लगे कीड़े मकोड़ों की तरह इस विरक्तिकर चिंता को शरीर से झाड़ फेंक कर उपेंद्र गाड़ी में ही हर बार हिल डुल कर बैठ गए। सतीश को पुकार कर बोले, एक चुरूट दे तो, बहुत सर्दी है। सतीश ने जेब से चुरूट निकाल कर दी और वैसे ही बाहर की तरफ देखता रहा। कोई बात उसने नहीं की। उपेंद्र चुरूट सुलगाकर धुआं उड़ाते हुए सतीश को सुनाकर बोले, अंदर का अंधकार इसी तरह धुएं की तरह बाहर निकल जाना चाहिए। सतीश ने हुंकारी तक भी नहीं भरी। धड़धड़ाती हुई किराए की गाड़ी परिचित अपरिचित रास्तों, गलियों, घरों और दुकानों को पार करती हुई चलने लगी। चुरूट जल गया। उसका धुआं कहाँ आकाश में विलीन हो गया। तब भी दोनों रास्तों के दोनों तरफ वैसे ही चुपचाप ताकते रहे। उपेंद्र ने मन ही मन सोचा, सतीश अवश्य ही ये सब लेकर सोच रहा है और जो भी हो कुछ न कुछ निश्चय कर रहा है, नहीं तो वह इतनी देर तक चुप रहने वाला आदमी नहीं है। और उसका आलोच्य विषय क्या है, यह अनुमान करने पर उपेंद्र को आदि से अंत तक सभी स्मरण हो आया। छिपे तौर से सिहर उठने पर वह मन ही मन बोले, क्या कुछ घटना घट गई? और जो घटना हो गई है वह कितनी सोचनी क्यों न हो। सभी का एक सही कारण उन्होंने इस बीच अनुमान कर लिया। लेकिन सतीश क्या सोचकर इस असहाय अपरिचिता के साथ झगड़ा करने को तैयार हो गया था, इसी को वह किसी तरह समझ न सके। घर की बहू अपने ऊपर तत्काल आने वाली विपत्ति की आशंका से केवल आत्मरक्षा के निमित्त 2 कड़ी बातें कह सकती है। ऐसी सीधी सी बात भी सतीश समझ न सका। इसी को वह विश्वास करने में असमर्थ हो रहे थे। सतीश पढ़ा लिखा आदमी भले ही न हो, ना समझ तो नहीं है। उपेंद्र इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने इतना दुख अनुभव किया। हरान के वसीयतनामे के प्रस्ताव में एक विशेषता रहने के कारण ही उपेंद्र थोड़े से समय में ही बहुत सी बातें सोच चुके थे। बाल सखा के मितप्राय शरीर के पास ही बैठकर उन्होंने सोच लिया था कि इन अनाथा दोनों रमणियों का आजीवन भरण पोषण और रक्षण वेषण करूंगा। किसी स्वास्थ्यकर तीर्थस्थान में एक छोटा सा मकान खरीद लूंगा। वह पेड़ पौधों से, भले और भद्र पड़ोसियों से, शांत तथा सुदृढ़ भाव से घिरा रहेगा। गृहपालित गाय बछड़ों की सेवा करके, अतिथियों ब्राह्मणों की पूजा करके, शुद्ध व्रतों का पालन करके इन दोनों स्त्रियों के दिन जिस प्रकार बीतने लगेंगे, इसका काल्पनिक चित्र कल्पना में मधुर हो उठा था। इस चित्र के एक तरफ पेड़ पौधों की आड़ में सभी जरूरी चीज़ों के पीछे अपने लिए थोड़ा सा स्थान भी शायद अपनी गैर जानकारी में ही चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय किरणमयी के भद्दे अभियोग, संशय क्षुब्ध क्रुद्ध व्यवहार ने बवंडर की तरह उस चित्र तक को भी लुप्त कर दिया। उपेंद्र फिर चुप न रह सके, पुकार कर बोले, सतीश, तो क्या सोच रहा है? सतीश बाहर की ओर दृष्टि हटाकर उपेंद्र की ओर देखते हुए बोला, क्या सोचता हूँ जानते हो उपेंद्र भैया, लड़कपन में एक बंगला उपन्यास पढ़ा था, उसी को सोच रहा हूँ। उपेंद्र ने पूछा, कौन सा उपन्यास? सतीश ने कहा, नाम याद नहीं है, लेखक का नाम भी ठीक याद नहीं है।
लेकिन वह कहानी मुझे याद है, ऐसी ही सुंदर है। उपेंद्र उत्सुक होकर उसकी तरफ देखते रहे। सतीश ने शिकायत के स्वर में कहा, चिरकाल तक अंग्रेजी पढ़कर ही तुमने दिन बिताए हैं उपेंद्र भैया, किसी दिन बंगला की तरफ तुमने देखा नहीं। लेकिन हमारे देश में ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं कि एक बार पढ़ने से ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इतना कहकर वह एक लंबी सांस लेकर चुप हो गया। उपेंद्र ने विरक्त होकर कहा, पहले उपन्यास की कहानी कहो तो सुनो, उसके बाद देखा जाएगा कि कितना ज्ञान उत्पन्न होता है। सतीश हंसकर बोला, पहले वचन दो, गुस्सा तो न होगे। नहीं, तू कह, सतीश ने कहा। बहुत ही सुंदर कहानी है। उस किताब में लिखा है, एक धनी जमींदार नाव पर बैठकर कहीं जा रहे थे। एक दिन संध्या को एकाएक बादल घिराने पर भयंकर आधी वर्षा शुरू हुई। वे तो डर के मारे उतरकर किनारे चले गए। सामने एक बहुत टूटा फूटा मकान था। वर्षा के भय से उसी में घुस पड़े। उस मकान के सभी कमरों में अंधेरा था, कहीं भी कोई आदमी नहीं था। मकान में सब जगह घूम घूम कर अंत में ऊपर के कमरे में उन्होंने देखा, टिमटिमाता हुआ चिराग जल रहा है और फटे बिछौने पर एक आदमी मरणासन पड़ा हुआ है और उसकी पद पलासी रूपवती स्त्री लोट पोट कर रो रही है। उस रात को उसने कोई एक भयानक सपना देखा था। अच्छा उपेंद्र भैया, क्या तुम सपने में विश्वास करते हो? उपेंद्र ने कहा, नहीं। उसके बाद? सतीश ने कहा, उसके बाद उसी रात को वह आदमी चल बसा। जमींदार साहब ने उस सुंदरी विधवा को अपने घर लाकर उससे बलपूर्वक विवाह कर लिया। चारों तरफ छीछी होने लगी और उस दुख से उनकी पहली स्त्री ने विष खाकर आत्महत्या कर डाली। बार बार पद पला साक्षी का जिक्र होने से उपेंद्र समझ गए कि सतीश विष वृक्ष का पंखोद्वार कर रहा है और सतीश की इस अद्भुत स्मृति शक्ति के परिचय से किसी दूसरे समय शायद वह खूब हंसते, लेकिन इस समय हंसी नहीं आई। इस इधर उधर बिखरे हुए आख्यान के भीतर से एक इंगित तीर की तरह आकर उनकी छाती में विध गया। उन्होंने मन में सोचा, यह तो सतीश की स्मृति नहीं है, यह उनकी आशंका है। यह आशंका क्या है? और जिसको आश्रय करके विष वृक्ष की डाल पत्तियों को तोड़कर उन्हें अपने ही सांचे में इसने गढ़ डाला है, उसी बात को याद करके उपेंद्र गंभीर लज्जा से सिकुड़ गए। सतीश ने अंधेरे में यह नहीं देखा कि पल भर के लिए उपेंद्र का मुख पीला पड़ गया है। सतीश व्यथा पर व्यथा पहुंचाकर फिर बोला, तालाब खोद कर घड़ियाल मत बुलाओ उपेंद्र भैया। उपेंद्र उत्तर न दे सके। बहुत देर बाद बोले, बंगला उपन्यास की बात छोड़ो, लेकिन कैसा उपदेश तुम देना चाहते हो, सुनूं तो? सतीश हंसकर बोला, यही देखो उपेंद्र भैया, तुम गुस्सा हो गए। तुमको मैं उपदेश नहीं दे सकता, लेकिन पांव पकड़कर अनुरोध कर सकता हूँ। वहां जाने की जरूरत नहीं है, वे अच्छे आदमी नहीं हैं। कौन है वे लोग, सुनो तो? सतीश ने कहा, तुम गुस्सा मत होना उपेंद्र भैया, बहुवचन का प्रयोग तो भद्रता मात्र है। मैं हैरान बाबू की बात नहीं करता, वह भले बुरे के बाहर चले गए हैं। उनकी माँ को भी मैंने आंखों से देखा नहीं है। मैंने तीसरे व्यक्ति का जिक्र किया है। तीसरे व्यक्ति का अपराध? देखो सतीश, तुम्हारे बाबूजी अगर किसी दूसरे आदमी को अपना सर्वस्व लिख देने का संकल्प कर लें तो शायद तुम खुशी न मनाओगे। नहीं, तुम आशीर्वाद दो उपेंद्र भैया, बाबूजी को उसकी आवश्यकता ही न पड़े। वह मुझे अपना भला लड़का कहकर खुशी नहीं मनाते, यह मैं जानता हूँ। मैं उनका खराब लड़का हूँ, लेकिन यह खराब उनकी मृत्यु के समय में सजावट श्रृंगार करके माथे पर बिंदी लगाकर घूमता न फिरेगा। आज मेरी वाचालता को तुम क्षमा करो उपेंद्र भैया, लेकिन तुम्हारी जरा भी आंख रहती तो तुम देख पाते। हारान बाबू का ऐसा प्रस्ताव केवल मन का ख्याल ही नहीं है, बल्कि अनेक दिनों की अनेक चिंताओं का फल है। सतीश ने फिर कहा, तुम यह ख्याल मत करना कि हारान बाबू तुमको समस्त भार सौंप देते समय अपनी स्त्री की ही बात भूल गए थे या लज्जा से कहने में असमर्थ हो रहे थे, बल्कि मुझे विश्वास है तुम यदि स्वयं ही उल्लेख न करते तो वह स्वेच्छा से कोई बात न कहते। उपेंद्र मन ही मन विरक्त होते रहने पर भी इतनी देर तक मौन होकर सुन रहे थे, लेकिन पर स्त्री के संबंध में यह सब संदिग्ध इंगित उनको असह्य हो उठा। वह कठोर स्वर में बोल उठे, सतीश, तुम इतने नीच हो गए हो, यह मेरी धारणा नहीं थी।
शायद तुम अलाप परिचय के नीचे उतर गए हो। सतीश हंस पड़ा, बोला, नीच कैसे? बुरे को बुरा कहता हूं इसलिए। भला हो या बुरा हो, इस तरह बोलने का तुम्हारा क्या अधिकार है? अधिकार? वह है अंग्रेजी ढांचे की बात, बंगला में उसका अर्थ नहीं होता। हमारे समाज में इतना सूक्ष्म विचार नहीं चलता। जेल खाने के कैदी को चोर कहने में भी बहुत लोग आपत्ति करते हैं, लेकिन उस बात को तो साधारण 5 आदमी मानकर नहीं चल सकते। यह दूसरी बात है, चोरी साबित हो जाने पर उसको चोर कहते हैं। चोर जेल में जाता है, लेकिन इनके बारे में तुमको क्या सबूत मिला है? सबूत न मिलने पर भी बहुत से लोग जेल जाते हैं। वह है जज साहब के हाथ में। हम लोग जिस बात को समझ नहीं सकते वे उसको समझ जाते हैं। फिर हम जिसको जेल की भांति स्वच्छ देखते हैं, इतने बड़े जज साहब के सामने वह पहाड़ पर्वत सा हो सकता है। आज तुम्हारे संबंध में भी यह बात लागू होती है। कुछ ख्याल मत करना उपेंद्र भैया, इतनी बड़ी दुनिया को आंखों के सामने रख कर भी बहुत से लोगों को ईश्वर का प्रमाण खोजने से नहीं मिलता। मैं जानता हूं कि तुम नाराज होगे, क्योंकि सदा से ही तुम भलों के साथ मिलजुल कर भला देखकर भले ही बने हुए हो। लेकिन मेरी तरह बुरे भले को देखकर यदि तुम पक्के हो गए होते तो तुम्हें इतनी बातें कहने की आवश्यकता न पड़ती। तुम्हारी अपनी ही आंखों में बहुत सी चीजें पकड़ में आ जाती। उपेंद्र पल भर चुप रहकर बोले, सभी चीजों के आंखों में पड़ने की आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन पक्का हो जाने के लिए तेरी तरह नीच भी मैं न बन सकूंगा। तू इस प्रसंग को बंद कर दे। गाड़ी फाटक के भीतर प्रवेश कर रही है, लेकिन एक बात तू याद रख सतीश, कच्चे का दाम क्या है उसको केवल तभी समझ सकेगा जबकि तू और भी पक्का हो जाएगा। अगले दिन उपेंद्र के उठने में देर हो गई। बहुत देर पहले सूर्योदय हो चुका है, यह खिड़की के सुराख से आने वाली किरणों से ही समझ में आ गया। उपेंद्र व्यस्त हो उठे। सतीश कमरे में नहीं था। वह कहाँ चला गया? बाहर बिहारी खड़ा था। आकर उसने खबर दी, सतीश बाबू सामने के बगीचे में कुश्ती लड़ रहे हैं और नीचे चाय दी जा चुकी है। वहाँ साहब वगैरह आपकी प्रतीक्षा में है। उपेंद्र चटपट तैयार होकर ज्यों ही नीचे उतर पड़े, ज्योतिष त्यों ही हाथ पकड़कर चाय की मेज पर उनको ले गया। वहाँ उनकी बहन सरोजनी प्रतीक्षा कर रही थी। वह अखबार फेंककर हंसते हुए मुख से बोली, कल रात को 10 बजे तक हम आप लोगों की बाट देखते रहे। अंत में मझले भैया ने कहा, अवश्य कोई निर्दय मित्र रास्ते से पकड़कर ले गए हैं और आप लोग शायद रात को लौट ही न सकेंगे। लौटने में कल कितनी रात हो गई थी उपेंद्र बाबू? उपेंद्र ने हंसकर कहा, 12। विशेष काम से आबद्ध हो जाने से मैंने सबको कष्ट दिया है। ज्योतिष ने कहा, इसे हम लोग समझते हैं। हमने यह ख्याल नहीं किया कि तुम लोग झूठमूठ राह में घूमते हुए चक्कर काट रहे होगे। सतीश बाबू कहाँ चले गए? बिहारी ने आकर निवेदन किया, सतीश बाबू बगीचे के उस तरफ कुश्ती लड़ रहे हैं और उनको खबर दे दी गई है। बिहारी के चले जाने पर ज्योतिष उपेंद्र की तरफ देखकर बोले, कुश्ती क्या जी, और भी कोई है क्या? उपेंद्र ने कहा, मैं जानता तो नहीं, कुश्ती शायद नहीं, लड़कपन से व्यायाम करने की आदत है, वही कर रहा है शायद। सरोजनी कल दोपहर के समय म्यूजियम देखने चली गई थी। संध्या के बाद घर लौटने पर उन्होंने सुना कि उपेंद्र उनके मित्र आ गए हैं, लेकिन उस समय वे लोग पाथुरिया घाट चले गए थे। उन्होंने पूछा, सतीश बाबू कौन है उपेंद्र बाबू? मैंने तो देखा नहीं। कल जिस समय हम लोग आए आप मौजूद नहीं थी। सतीश मेरा बचपन का मित्र है, यद्यपि आयु में बहुत छोटा है वह। लो आ तो गया। सतीश ने कमरे में प्रवेश किया। क्या ही सुंदर भरा पूरा शरीर है। माथे पर तब भी बूंद बूंद पसीना चमक रहा था। सुंदर गोल चेहरे पर लाल आभा पड़कर और सुंदर दिखाई पड़ रहा था। सरोजनी ने पल भर देखकर ही आंखें झुका ली। ज्योतिष ने कहा, बिहारी कह रहा था आप कुश्ती लड़ रहे थे, लेकिन कुश्ती ही लड़ें या जो भी कुछ करें, आपके शरीर की तरफ देखने से ईर्ष्या होती है। हम लोगों की तरह 4-5 आदमी भी शायद आपके पास तक पहुंच नहीं सकते। सतीश तनिक हंसकर बोला, बिना परीक्षा के इतना बड़ा सर्टिफिकेट मत दीजिए। इसके सिवा केवल शरीर का बल लेकर ही क्या होगा? मेरे पास और कोई ताकत ही नहीं। बात के अंतिम अंश में दुख का आभास दिखाई पड़ा। सरोजनी ने चाय डालते डालते मन ही मन अनुमान किया कि सतीश बाबू की सांसारिक अवस्था शायद अच्छी नहीं है। ज्योतिष पहले ही उपेंद्र से सुन चुके थे, वह चुप ही रहे। इसके बीच चाय की कटोरियां परिपूर्ण हो उठी। सतीश उस तरफ नजर न डालकर
दीवार पर टंगे एक चित्र की तरफ ताकता रहा। ज्योतिष ने कहा, आइए सतीश बाबू, सब कुछ तैयार है। सतीश वहां से चला आया। तनिक हंसकर बोला, आप लोग शुरू कर दें, मैं बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता पीता। विलक्षण, मैं तो यह बात नहीं जानता था। तो जाइए, अब देर मत कीजिए। नहीं नहीं, आप घबराइए मत, मेरा स्नान यथा समय ही होगा। इसके अलावा प्रातःकाल खाने पीने की मेरी आदत नहीं है। मध्याह्न का भोजन मेरा साधारण 5 आदमियों से कुछ अधिक है। उसको असमय में 4 आदि बेकार की चीजें खा पी कर मैं नष्ट कर देना पसंद नहीं करता। इससे तो अच्छा है कि मैं उस हारमोनियम को खोलकर 2 भजन ही गाऊं। आप लोगों के दोनों ही काम चलें। भजन गाने के प्रस्ताव से सरोजनी अत्यंत प्रफुल्ल हो उठी। सिर उठाकर वह एकाएक बोल उठी। अच्छा, लेकिन दूसरे ही क्षण घबराकर उसने मुंह झुका लिया। वह बात उसके अपने ही कानों में कैसी सुनाई पड़ी। ज्योतिष हंसकर बोले, मेरी बहन गाना पा जाने से और कुछ भी नहीं चाहती। नहीं नहीं सतीश बाबू, आप कुछ। उपेंद्र इतनी देर से चुप रहकर मन ही मन कुढ़ते जा रहे थे। बोल उठे, नहीं नहीं, फिर क्या। वह स्नान किए बिना खाता पीता नहीं, सवेरे कुछ भी नहीं खाता। हम लोग लगातार कोशिश पैरवी करते रहें और इधर चाय की कटोरियां ठंडी हो जाएं। ले सतीश, तुझे क्या भजन वजन करना है कर ले, मुझे और भी काम है। कहकर चाय की कटोरी उन्होंने मुंह से लगा ली। ज्योतिष मन ही मन संतोष अनुभव कर मुस्कुराने लगा। सतीश दूर की एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके बाद उसमें गाने का उत्साह नहीं रहा। सरोजनी उदास होकर मुंह झुकाए चाय पिलाने लगी। उपेंद्र चाय पीते पीते बोले, इसके कारण कहीं चैन नहीं। दुनिया से बाहर उसका स्वभाव है, एक न एक उलझन पैदा ही कर देता है। उसने सवेरे ही गाना गाने के बदले बांसुरी बजाने का सुझाव नहीं रखा, यही सौभाग्य है। किसी को इस बात में सत्य का आभास तनिक भी नहीं मालूम हुआ। सभी व्यंग समझकर हंसने लगे। तब तक चाय भी चलने लगी। वह कमरे के चित्रों को घूम घूम कर देखने लगा। संध्या के बाद एक समय सरोजनी ने धीरे धीरे उपेंद्र से कहा, आपने गाना सुनने नहीं दिया, आपका यह भारी अन्याय है। उपेंद्र बोले, अच्छा, इस समय उसका प्रतिकार हो सकेगा, आने दो सतीश को। ज्योतिष बोले, वास्तव में उपेंद्र, जैसी ठंडक पड़ी है कहीं भी निकलने की इच्छा नहीं होती। जरा गाना बजाना होने से बुरा नहीं होगा। लेकिन सतीश बाबू कहाँ हैं? डॉक्टरी करने तो नहीं गए हैं? उपेंद्र बोले, हो भी सकता है, शायद जान पहचान के मित्रों के साथ भेंट करने गया है। सरोजनी ने चकित होकर प्रश्न किया, सतीश बाबू डॉक्टर हैं क्या? उपेंद्र ने हंसकर कहा, हाँ। ज्योतिष बोले, नहीं, उपेंद्र केवल स्कूल में पढ़ने से काम नहीं चलेगा। किसी अच्छे होम्योपैथ के साथ यदि कुछ दिन घूम सके तभी कुछ सीख सकेंगे। नहीं तो यह जो कहावत चली आ रही है, सतमारी सहस्मारी, केवल मरीजों को मारते ही रहेंगे। तुम कहो तो मैं एक भले सज्जन डॉक्टर के साथ परिचय करा सकता हूँ, लेकिन दोनों में कैसे पटेगी कहा नहीं जा सकता। तुम जैसा सर्टिफिकेट दे रहे हो। उपेंद्र बोले, आदमी अच्छे होंगे तो अवश्य पटेगी, वरना खून खराबा हो सकता है। सरोजनी विस्मित होकर देखने लगी। ज्योतिष बोले, और भी अच्छा है। उपेंद्र ने कहा, अच्छा ही है। उसको पहचान कर, उसके गुण दोष सब समझकर जो उसका मन पावेगा वह बहुत सी अच्छी चीज पावेगा। लेकिन मन पाना ही कठिन है, वह जटिल है, दुर्बोध है। यह बात नहीं, बल्कि खूब सीधा, खूब स्पष्ट है। मुझे मालूम पड़ता है कि इतना स्पष्ट होने के कारण ही लोग उसको समझने में भूल करते हैं। मतभेद होने पर भी हम लोग जहाँ भद्रता की दुहाई देने लगते हैं और शिष्ट भाव से मतभेद लेकर मन उदास बनाकर चले जाते हैं, वह वहाँ हाथापाई करके मीमांसा ही कर आता है। बचपन से मैं उसको जानता हूँ। कभी मैंने नहीं देखा कि उसके मुंह से एक बात निकली हो और मन में कुछ दूसरी भी हो। इसी से मेरा उस पर इतना प्रेम भाव रहता है। ज्योतिष हंसकर बोले, इसीलिए तुम कह रहे थे कि साधारण लोगों के बीच इसे लेकर चलना फिरना कठिन है। उस समय ज्योतिष की ओर उपेंद्र का मन नहीं था, इसलिए उनकी बातें कानों में पहुंचने पर भी हृदय में प्रवेश न कर सकी। बाल सखा के विरुद्ध कल रात का व्यवहार और रूढ़ भाषा उनको भीतर ही भीतर क्लेश दे रही थी। इसलिए बात ही बात में उनका मन पिछले दिनों के अति एकांत स्थान में घूम रहा था। किशोरावस्था के छोटे बड़े कलह विवादों में विभिन्न मोहल्लों के समान उम्र वालों के साथ हाथापाई, मारपीट, वाद विवाद और दूसरी अनेक आपद विपद में सर्वत्र सतीश बलिष्ठ शरीर लेकर उनके पास जा खड़ा होता था। उन्हीं सब याद पड़ने वाली और भूली हुई कहानियों के बीच में आकर अचानक उनका हृदय अत्यंत अनुतप्त हो उठा। और ज्योतिष की बातों से जब उपेंद्र बोला,
हाँ, इसीलिए, ठीक इसीलिए चिरकाल से उसको मैं इतना प्यार करता हूँ। ज्योतिष और सरोजनी दोनों ही आश्चर्य से उसकी तरफ देखते रह गए। इस असंबद्ध बात का वे कोई भी अर्थ न समझ सके, लेकिन दूसरे प्रश्न का कोई भी समय नहीं रहा। चुपचाप पर्दा हटाकर सतीश घुसा। उसको पहले सरोजनी ने देखा। वही हंसकर बोली, अच्छा हुआ सतीश बाबू आ गए। सतीश सबको देखकर हंसते हुए बोला, शायद मेरे विषय में बातें चल रही थी। उपेन भैया मुझे किसी के सामने अब मुंह दिखाने योग्य न रखेंगे। इतना कहकर वह पास ही एक कोच पर बैठने जा रहा था कि उपेंद्र ने हाथ से हारमोनियम दिखाकर कहा, जरा वहां जाकर बैठो। सरोजनी अभी अभी मुझे दोष दे रही थी कि केवल मेरे ही कारण उस वक्त गाना नहीं हो सका। सतीश आसन पर बैठकर बोला, इस समय तो गाना हो ही नहीं सकता। यह तो मेरे बांसुरी बजाने का समय है उपेन भैया। उस रात को कुछ देर से सभा भंग करने के बाद बिछौने पर लेटकर सरोजनी लंबी सांस लेकर मन ही मन बोली, वे यदि हमारे कोई आदमी होते तो उन्हीं से मैं सीखती। उसको संगीत सिखाने के लिए एक हिंदुस्तानी शिक्षक नियुक्त था। उसी की जगह पर सतीश को नियुक्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचती हुई वह सो गई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 13वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के अगले भागों को आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं, तो सुनना न भूलिए और जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद।